हाय हेलो वेलकम एवरीवन। यहाँ पे गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। इस चैप्टर 12 में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो दिसंबर 22 के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर देख के जाइएगा। वो क्या क्या टॉपिक्स है, जस्ट हैव अ रिकैप। तो लेट्स सी दिस। रिस्क का टॉपिक प्लीज जरूर पढ़ के जाइए। रिस्क मतलब रिस्क दैट इज मैनेजिंग अ रिस्क विद अ क्रिटिकल एलिमेंट विद इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज। सो रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है, रिस्क के एलिमेंट्स क्या हैं, प्लस उसके साथ उसके बेसिक डेफिनेशंस क्या है। जेनरिक सेंस में रिस्क एक प्रोबेबिलिटी है, एक थ्रेट है, एक इंजरी है, एक डैमेज है, एक नेगेटिव अक्रेंस है। उसके लिए हम रिस्क की प्रिपरेशंस करते हैं। उसके साथ साथ फाइनेंस पर्सपेक्टिव्स क्या है। फाइनेंस पर्सपेक्टिव्स में रिस्क एक प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअल रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट्स में लोअर तो नहीं होंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तो वो भी एक फाइनेंशियल रिस्क है। प्लस उसके साथ साथ फूड इंडस्ट्री में रिस्क का इंपॉर्टेंस क्या है, द पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी सर्टेन हजार्ड इन द फूड। एंड उसके साथ साथ इंश्योरेंस सेगमेंट में रिस्क क्या होता है। इंश्योरेंस इज अ सिचुएशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल थिंग which is known, but the mode of occurrence of that act is taken to the actual value कि शायद अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा। that is where the risk is. And the security trading risk, ये भी एक रिस्क है जहाँ पे हम probabilities देखते हैं, what is the loss and the drop in the value of a security. And it can be systematic risk or it can be non-systematic risk also. Systematic matlab it is belonging to the same class where the capital market is there, and it can be non-systematic matlab ये एक ऐसा रिस्क है जो interrelated हो सकता है। ओके, दैट इज कहीं और रीजंस की वजह से हमें यहाँ पे नुकसान फेस करना पड़ सकता है। तो इट कैन बी इन ईदर विच वेज। ओके, सो ये होता है सिक्योरिटी ट्रेडिंग रिस्क, एक रिस्क है, प्लीज इसके भी देख के जाइएगा। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरे टॉपिक्स जो आपको देखने हैं तो उसमें से एक सजेशन दूंगा, ये वाला टॉपिक इस बार जरूर देख के जाना, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का अपने आप में ही एक अच्छा इंपॉर्टेंस है। मार्केट रिस्क का मतलब ये एक ऐसा टाइप ऑफ रिस्क है जो मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स की वजह से आ सकता है। ये रिस्क ऑफ लॉस है, चेंज, वोलेटिलिटी, मार्केट प्राइस इंडेक्सिंग, किसी भी वजह से आ सकता है। और ऐसे रिस्क कैन बी एब्सोल्यूट जहाँ पे आप एक्चुअल मेजर्स में रिस्क फेस करते हो। इट कैन बी पैसिव और रिलेटिव रिस्क जहाँ पे किसी और वजह से, जैसे अचानक से किसी और स्क्रिप्ट में बेंचमार्क्स ऊपर नीचे हो गए और हमें वो रिस्क फेस करना पड़ रहा है। So it can be in either which ways. तो प्लीज ये पार्ट भी देख के जाइएगा। क्लियर। अनदर सजेशन दैट लिक्विडिटी रिस्क के ऊपर शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड है, तो प्लीज ये भी देख के जाना। लिक्विडिटी रिस्क अराइज होता है जब कोई मिसमैच आ जाता है, कैश फ्लो इम्बैलेंस आ जाता है, जहां पे एडिक्वेट फंड्स अवेलेबल नहीं है। इसके भी दो टाइप्स है, ट्रेडिंग एंड फंडिंग रिलेटेड। ट्रेडिंग रिस्क का मतलब होता है देयर इज एन एब्सेंस ऑफ लिक्विडिटी or enough product or securities to sorry actually undertake or sell. That is, कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे पास होना चाहिए था, लिक्विडिटी, पैसा उस मौके पे, लेकिन है नहीं, तो वो ट्रेडिंग रिलेटेड रिस्क आता है। फंडिंग रिलेटेड रिस्क आता है, दैट इज इनएबिलिटी टू मीट द ऑब्लिगेशन, इनएबिलिटी टू मीट द फंड्स रिक्वायरमेंट्स, बोरोइंग और सेल्स की वजह से ये रिस्क आ सकता है। क्लियर। देन उसके साथ साथ दूसरा एरिया में आई वुड रिकमेंड ये जो नॉन फाइनेंशियल रिस्क हैं टाइप्स, ये ज़रूर देख के जाना। ये नॉन फाइनेंशियल रिस्क में जैसे बिजनेस इंडस्ट्री रिस्क हो गया। बिजनेस इंडस्ट्री रिस्क का मतलब होता है इट एम्प्लाइज अनसर्टेनिटी इन द प्रॉफिट्स और देयर कैन बी डेंजर ऑफ लॉसेज एंड द इवेंट्स दैट कुड पोज अ रिस्क टू सम अनफोर्सीन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए जिससे बिजनेस फेल हो जाए, तो ये वाला रिस्क भी होता है। प्लस स्ट्रेटेजिक रिस्क भी देख के जाना। स्ट्रेटेजिक रिस्क का मतलब होता है दैट हमारे बिजनेस प्लानिंग में हम प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं ले पाए, स्टेप्स बराबर से नहीं ले पाए, जिसके वजह से इस तरह के रिस्क अराइज हो सकते हैं। प्लस कंप्लायंस रिलेटेड रिस्क। कंप्लायंस रिस्क का मतलब होता है जहाँ पे हम बिजनेस में नॉन कंप्लायंसेस या ब्रीचेस ऑफ लॉ की वजह से ये रिस्क फेस कर सकते हैं। प्लस देयर कैन बी फ्रॉड रिलेटेड रिस्क। यस, बिजनेस में रहता है कि कभी कभी सिस्टम्स एंड कंट्रोल एब्सोल्युटली किसी पर्सन के हाथ में आते हैं एंड दे कैन परपेट्रेट द फ्रॉड, तो ये भी हो सकता है। रेपुटेशन रिस्क। रेपुटेशन रिस्क का मतलब होता है इट कैन अराइज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन, वहाँ से भी आ सकता है।
ट्रांजैक्शन रिस्क का मतलब होता है इट कैन अराइज फ्रॉम इनएडिक्वेसी ऑफ सिस्टम्स, उसके वजह से आ सकता है। एंड डिजास्टर रिस्क का मतलब होता है कि जहाँ पे हम सोच नहीं सकते लेकिन अचानक से चीज़ें हो जाए, जैसे कैलामिटी, फायर, अर्थक्वेक और एनीथिंग। या फिर रेगुलेटरी रिस्क हो सकते हैं। रेगुलेटरी रिस्क दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाए, परसेप्शंस चेंज हो जाए। टेक्नोलॉजी रिस्क आते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब सिस्टम्स फेलियर, टैम्परिंग ऑफ डेटा, दैट कुड बी टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क। तो ये नॉन फाइनेंशियल रिस्क, प्लीज आप ये एक बार जरूर देख के जाना। अनदर रिकमेंडेशन दैट आप इस बार अटेम्प्ट में क्या देख के जाएंगे इस चैप्टर से, सो अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर यूर स्टडिंग, ये जरूर देख के जाना बेटर रिस्क मैनेजमेंट वाला पैराग्राफ। ये better risk management techniques provide a early warning signal so that the same can be addressed in time। मतलब एक रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से क्या होता है, वो होता है जो आपको सही इंडिकेशन सही टाइम पे दे दे। जैसे ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, फायर, अर्थक्वेक वगैरह ये सब चीज़ें आएगी, उसको हम कैसे कम करेंगे, वो चीज़ें थी। बट आज के एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें ये जानना होगा कि किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट किया जा सकता है। प्लस ये वाला पैराग्राफ भी देखे जाना, रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायर्स क्या। रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायर्स कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। It is no longer a discretion thing. It is a tool necessary to have creating opportunities for the business to develop risk management process. रिस्क मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क देता है कि फोर्सिएबल रिस्क जहाँ पे है, जिसको हम समझ सकते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके। प्लस ये भी जानने की कोशिश है कि नए प्रोजेक्ट्स कैसे शुरू हो, उनको हम डेवलप कैसे करें, सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट कैसे करें, वो चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ते हो। क्लियर? दैट अपार्ट अनदर थिंग्स दैट आप देखना, मेरा रिकमेंडेशन है उसके अंदर, दैट इज दिस वन, क्या, प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। एक रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते क्या है? सी, प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन ये एक प्रोसेस है जहाँ पे, या प्रोसीजर है जहाँ पे हम एक सिस्टम लेट डाउन करते हैं। ये क्रूशल है रिस्क मैनेजमेंट को समझना कि एक प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कैसे उसके आउटकम हो सकते हैं, हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं। एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट वेदर वी आर मीटिंग द रिस्क इन इट्स प्रॉपर निप और वी आर जस्ट प्लेइंग विद द टाइम। मतलब हम जो जैसी जैसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं हम वैसे ही चल रहे हैं, या हम अपनी तरफ से कुछ प्लानिंग करके चल रहे हैं। क्लियर? इस प्रोसेस के अंदर ये चीज़ें कुछ और भी याद रखना, क्रिएटिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस, इसका मतलब होता है कि हम एक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कैसे हमें अचीव करना है। प्लस उसके साथ साथ ये भी याद रखना, गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कि हम कहाँ से रिलायबल इंफॉर्मेशन गैदर करें। अप्लाइंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स, दैट इज हमारे पास चॉइसेस है कौन से टेक्निक्स अडॉप्ट करें और कैसे उसको अप्लाई करें। डॉक्यूमेंटिंग रिस्क, दैट इज रिस्क के बारे में लिख के रखें, कुछ हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को लिख के रखें ताकि आने वाले टाइम में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में कवर कर सके। डॉक्यूमेंटिंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ये जानना कि कैसे हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड असेसिंग द इफेक्टिवनेस, कि किस तरीके से रिस्क का इम्प्लीमेंटेशन होगा। नाउ 7 आइडेंटिफिकेशन टूल्स यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ये भी देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीम पार्टिसिपेशन, एक फेस टू फेस इंटरैक्शन जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग भी बोलते हैं, जहाँ पे लोग आपस में एक तरह से बात कर सके। रिपीटेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, जहाँ पे हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में एक दूसरे से डिस्कशंस कर सकते हैं। अप्रोच का मतलब एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखना, ये जानना कि हमारी कंपनी या हमारी एंटिटी किस ओर जा रही, अनडिजायरेबल इवेंट्स हमें कैसे मिलेंगे, उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे कैसे पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड स्टेप्स लेने चाहिए। फिर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है एक कंसिस्टेंट एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट बनाना, एक पॉलिसी बनाना जिसमें हम जान सके कि ऐसे सिचुएशंस में हमारी कंपनी ने कैसे उसको डील किया था। देन रूट्स एंड सिम्टम्स, ये देखना कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन शुरू कहाँ से होता है, उसके क्या क्या कारण है, किन किन वजह से होता है, ये जानने की कोशिश करना। एंड यस, प्रोजेक्ट डेफिनेशन रेटिंग इंडेक्स, ये एक तरीका है। देखो, जब चीज़ें आप मेजर करते हो तब आप उसको रेट आउट करते हो, जानने की करते हो कि ये टॉप लेवल का है या बॉटम लेवल का, ताकि आप देख सको आपके स्टेप्स क्या होंगे। तो ये डेवलप करना कि प्रोग्राम्स कैसे होंगे, हमें ये समझना चाहिए कि प्रोजेक्ट्स कैसे चलेगा, बजटिंग कैसे होगी, डेडलाइंस कैसे मीट होंगे, और इन सब के बीच में आने वाले अलग अलग हर्डल्स क्या होंगे। एंड इवेंट्री अप्रोच एक होता है रास्ते को मैप आउट करना। जैसे अगर मैं ये स्टेप लूँगा, नेक्स्ट ये स्टेप लूँगा, तो ये अपने से प्रोबेबिलिटिक स्टेप्स तैयार करके रखना
फैक्टर्स, फॉल्ट्स वगैरह इन सब की रेडी रखने का काम को हम लोग बोलते हैं इवेंट ट्री अप्रोच, ठीक है। अनदर रिकमेंडेशन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से ये चीज़ ज़रूर देख के जाना, देयर इज रिस्क एनालिसिस इज यूजफुल इन मेनी सिचुएशन। कहाँ पे इसकी यूटिलिटी या यूजफुलनेस है? दैट इज प्लानिंग अ प्रोजेक्ट, एंटिसिपेटिंग पॉसिबल प्रॉब्लम्स उस टाइम पे, देन डिसाइडिंग वेदर नॉट टू मूव विद द प्रोजेक्ट, then improving the safety and managing the potentials, then preparing for events like technological failures, staff sickness, health disasters, changes in the environment, new competitors coming into picture, what are the various permutation combination of threats। एक तरह का SWOT analysis चल रहा है जिसमें threat and weaknesses के ऊपर हम concentrate करें, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। अनदर रिकमेंडेशन इसके हिसाब से आई विल रिकमेंड ये चीज़ ज़रूर देख के जाना, दैट इज़ रिस्क को आप कैलकुलेट कैसे करते हो, और उसका एग्जाम्पल भी दिया 80% के चांसेस के हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी में कैसे उसको कैलकुलेट करते हो, क्लियर। इसके साथ साथ माय रिकमेंडेशन इज़ कि ये भी चीज़ ज़रूर देख के जाना, इंडिपेंडेंटली शायद शॉर्ट नोट पे आ जाए, प्रायोरिटाइज रिस्क कैसे करते हैं। तो वंस द रिस्क हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, आपके इंटरैक्शंस के साथ में आपने समझ लिया रिस्क क्या होता है, अब रिस्क की प्रायोरिटाइजेशन शुरू होती है। मुझे कौन से लेवल का रिस्क सबसे पहले एड्रेस करना है और कौन से टारगेट्स अचीव करने में मैं किस स्टेप्स को पहले लेना चाहूँगा, ये प्रायोरिटाइज करने का तरीका होता है। ये जानने की तरीका होता है कि हम रैंकिंग कैसे पुटअप कर रहे हैं। तो पहले आपको रैंकिंग पुटअप करनी है, रैंकिंग के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन का पास आता है। तो इम्प्लीमेंटेशन करते समय आप क्या क्या चीज़ें देखोगे, उसके इम्पैक्ट कितने हैं। रैंकिंग करते समय इसका ध्यान रखना कि एक पर्टिकुलर रिस्क का इम्पैक्ट आपके बिजनेस, आपके आउटकम्स पे कितना पड़ रहा है। प्लस इसके साथ रिस्पॉन्स टू रिस्क भी याद करना कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में किस तरह के रिस्पॉन्स आते हैं, किस तरह की चीज़ें हमें एग्जामिन करनी है, कॉस्ट बेनिफिट्स क्या होंगे, रिस्क के फॉर्मुलेशंस कैसे होते हैं, इन दो चीज़ों को भी साथ में याद कर लेना। ओके, हैंडलिंग ऑफ रिस्क, यस, ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ कट आउट नहीं हो सकता, ये हैंडलिंग ऑफ रिस्क में इंपॉर्टेंस ही रही है। तो रिस्क के अवॉइडेंस करने का तरीका, अवॉइडेंस करने का तरीका मतलब कैसे आप रिस्क को अवॉइड करो, कैसे आप प्रोजेक्ट्स चूज करो, कैसे लेस रिस्क की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। रिस्क के रिटेंशन या एब्जॉर्प्शन, दैट इज कॉस्ट एब्जॉर्प्शन के पार्ट्स को हम समझते थे। तो रिस्क का कभी कभी हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखते हुए कई चीज़ें एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, कई चीज़ें अक्कर होती है फिर भी कंपनी को वो बेयर करनी पड़ती है, और ये देखना होता है कितने फ्रीक्वेंसी पे वो अक्कर होती है, क्या हम इसका इंश्योरेंस लेके ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उसको हम बेयर करेंगे। प्लस ये देखना होता है क्या ये एक्टिव रिस्क है जहाँ पे हमें हर बार सोचना पड़ता है, या एक पैसिव रिस्क है कि किसी के नेग्लिजेंस, किसी की भूल, किसी की गलतियों की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट होता है रिस्क का रिडक्शन करना। हर कंपनी चाहती है, एंटिटी चाहती है कि रिस्क का रिडक्शन हो और रिस्क कम से कम लगे। तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस देखते हैं कि कहाँ पे हम रिडक्शन के एरियाज डाल सकते हैं। हम कॉशनरी मेथड्स देखते हैं कि कहाँ पे हम चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स ले सके ताकि कंपनी को आने वाले लॉसेस से हम बच सके। और इसका ट्रांसफ़र करना मतलब ये एक ऐसा एजम्पशन है कि हम चीज़ों को कहीं और किसी और के पास ट्रांसफ़र कर सके। तो जैसे अगर कंपनी में कोई गलती हो जाती है, कॉन्ट्रैक्चुअल मिस्टेक हो जाता है या फिर इंश्योरेंस, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना कि कंपनी में गलतियां कब होती है, इंश्योरेंस करके किन किन चीज़ों का रख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी, तो इस बातों का ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और रिकमेंडेशन है, इस बार शॉर्ट नोट के हिसाब से एक अवॉइड रिस्क करके भी पढ़ के जाना। एक अलग सा टॉपिक है, सुनने में भी अलग लगता है। तो अवॉइड रिस्क क्या शॉर्ट नोट होगा, तो ये पढ़ के जरूर चले जाना कि मेथड रिजल्ट्स इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सपोजर। तो आप रिस्क को कैसे अवॉइड करते हो, क्या लेस रिस्की प्रोसेस। रिमेंबर रिस्क हर जगह रहता ही है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े प्रोसेस में रिस्क रहता ही है। तो हम चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आपको लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस तो रहेंगी, लेकिन इसको कहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो जहाँ पे लीकेज ना हो जाए। अब जैसे अगर आप एयरप्लेन में जा रहे हो तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो कितना सिक्योरिटी सिस्टम है, वो एयरप्लेन में होने वाली गलतियों को अवॉइड करने के हिसाब से बनाया जाता है। क्लियर। वैसे ट्रेन्स वगैरह में सिक्योरिटी सिस्टम्स चीज़ें लगी है, इमरजेंसी ब्रेक्स, ये चीज़ों को अवॉइड करने के हिसाब से बनाया जाता है। तो हाउ डू वी अवॉइड द रिस्क। ओके, दैट अपार्ट अनदर टॉपिक जो आप पढ़ के जाइएगा वो ये था फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। फ्रॉड रिस्क का मतलब होता है कि कहीं पे डेलिब्रेट एक्शन होता है, कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिसीव कर रहा है।
फ्रॉड प्ले करने की कोशिश कर रहा है, मिसबिहेवियर हो रहा है जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो सकता है। मतलब इस तरीके से देयर इज अ एक्ट और एन ओमिशन विच इज इंटेंडेड टू कॉज फ्रॉड टू समबडी। इंडियन पीनल कोड में भी फ्रॉड एक तरह से पनिशेबल एक्टिविटी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी बोलता है कि कॉन्ट्रैक्चुअली कोई लोग फ्रॉड करते हैं, दे गिव अ स्टेटमेंट, they know that they do not believe it to be true, but yet they enter into such kind of contract. They actively conceal things. They have the intention of not performing the contract, and yet they enter into contract. They do certain act which is not which is fitted to deceive. तो ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है जहाँ पे फ्रॉड्स आ सकता है। फिर फ्रॉड्स कंपनी लॉ में भी डिफाइंड है। और फ्रॉड के बारे में ये भी ध्यान रखना कि फ्रॉड अपने आप में एक प्रॉपर चेक, एक प्रॉपर सिस्टम्स अगर ले डाउन करो तो आप फ्रॉड के ऊपर चेक रख सकते हो। एंड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इन बातों का भी ध्यान रखना कि आप कैसे एक ट्रांसपेरेंट मेथड डाल सकते हो। बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द डेफिनेशंस दैट ये आप लोगों ने जो देखे, प्लस ये एक पॉलिसी कैसे फ्रेम हो सकती है, एक आप ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेशंस में कैसे डाल सकते हो ताकि लोग बात करें। जीरो टॉलरेंस टू फ्रॉड, दैट इज हम लोग एकदम स्ट्रिक्ट हैं। एनकरेजिंग द एम्प्लॉय, स्प्रेड द अवेयरनेस, कैसे ये सब चीज़ें हो सकती है। क्लियर? इसके साथ साथ आप फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आई वुड रिकमेंड रेप्यूटेशनल रिस्क मैनेजमेंट, ये वाला पार्ट भी ज़रूर देख के जाइएगा। आरबीआई का मास्टर सर्कुलर था और उसके बाद रेप्यूटेशन रिस्क कहाँ से अराइज हो सकता है। काउंटर पार्टीज, दैट इज हमारे शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, डेट होल्डर्स, ये सब हमारे रेप्यूटेशन से कनेक्टेड है, हमारे बिजनेस रिलेशनशिप्स इनसे कनेक्टेड है। और ये एक मल्टी डायमेंशनल रिस्क है। रेप्यूटेशन को ऐसे डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन रेप्यूटेशन अगर चली जाए तो बहुत नुकसान भी होता है। क्लियर? तो रेप्यूटेशनल रिस्क के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, अनदर थिंग दैट आई विल रिकमेंड फॉर यू टू स्टडी इज दिस वन, रेगुलेशन 21। रेगुलेशन 21 की रिक्वायरमेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सेबी का एलओडीआर क्या बोलता है। एवरी लिस्टेड कंपनी को एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है। कंपनी सेक्रेटरी गवर्नेंस प्रोफेशनल है तो उसे ध्यान रखना है कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी प्रॉपर से काम करती है, एथिकल मेजर्स लिए जाते हैं और प्रॉपरली कंपनी के अंदर रिस्क का फ्लो समझा जाता है। विजन से टारगेट्स अचीव करते समय हम रिस्क स्ट्रैटेजीज पे भी काम करते हैं और जो लीगल, कंप्लायंस, रेगुलेटरी, एडिशनल ड्यूटीज़ है वो सारी चीज़ें बराबर से होती हैं। यहाँ तक कि गवर्नेंस फंक्शंस के हिसाब से हम एज अ सीएस बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एडवाइस करते हैं, साउंड बोर्ड सिस्टम एंड एथिकल प्रैक्टिस देते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं कि किस तरह से रिस्क पॉलिसी होता है, एंड बोर्ड का इंटरेस्ट ध्यान रखते हुए उसको बैलेंस आउट करते हैं। यहाँ तक कि कंपनीज एक्ट सेक्शन 203 सबसेक्शन 1 कंपनी सेक्रेटरी के डेफिनेशन में सीएस को एक केएमपी की नज़र से देखता है, ये वाला पार्ट था। यस, ईआरएम को क्या होता है, सीएस एक केएमपी की नज़र से देखा जाता है। एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट में सीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो कई चीज़ें डिस्कस करता है, या यूँ बोलूँ रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखते हुए कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो सीएस इज रियली अ बैकबोन फॉर एनी काइंड ऑफ एंटिटी ओके विच हैज़ अ कंपनी सेक्रेटरी। तो यस, सीएस का रोल रिस्क में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स में से एक है। ओके, उसके साथ साथ आई वुड रिकमेंड ये वाला पार्ट जरूर देखे जाना, व्हाट इज रिस्क गवर्नेंस। रिस्क गवर्नेंस का मतलब होता है एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा स्किल, एक ऐसा कल्चर डेवलप करना जो एक दूसरे पे हम नज़र रख सके, अकाउंटेबिलिटी ला सके, हम देख सके कि व्हाट इज़ हैपनिंग, एक लोगों के परसेप्शन, उसके नॉलेज को चेंज करना, हम ये समझ सके कि बिजनेस के चेंजिंग डायनामिक्स के अंदर एक रिस्क कैसे फ्लो करता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या उसके साथ कैसे डील किया जाए। हम आइडेंटिफाई कर सके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जो एक बिजनेस एंटिटी फ्रेम करता है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्टिंग बना सके, चाहे टेक्नोलॉजी बेस्ड चाहे नॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिस तरह से हम देख सके कि एक बिजनेस पे एक ओवरसाइट हो और रिलेवेंट टाइम्स पे हम उसका डिसीजंस ले सके। क्लियर? तो ये टॉपिक भी ज़रूर देख के जाना। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आप एग्जाम में देख के जाइएगा वो ये था, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क क्या है। इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क जो एंटरप्राइज यानी ईआरएम का ये था कि इनको कोसो, दैट इज कमिटी फॉर स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था। पूरा आइडिया ये था कि रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एक एंटरप्राइज में कैसे होती है। उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि
हर एक एंटरप्राइज को ये देखना होता है कि उसके रिस्क एपेटाइट, रिस्क टॉलरेंस, रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क पोर्टफोलियोज कैसे बनते हैं। एक एंटरप्राइज को ये समझना होता है कि रिस्क उनके ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल तक फ्लो करता ही है, तो उस रिस्क को हम मैनेज करने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं। और एक एंटरप्राइज को अपने पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स ड्राफ्ट करने होंगे ताकि वो आने वाली जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन को बता सके कि रिस्क मैनेज कैसे करना है। ओके, तो ये था ERM के बारे में। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मेरा रिकमेंडेशन है ज़रूर देखे जाना दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, वो ये था, दैट इज़ व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ ERM, दैट इज़ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। सो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट हर चीज़ में जुड़ा हुआ है क्योंकि एंटरप्राइज के हर डिपार्टमेंट जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे 8 कंपोनेंट्स होता है पहले, और इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, या यूँ बोलूँ ये वाला पार्ट पूरा। तो द फर्स्ट कंपोनेंट इंटरनल एनवायरनमेंट्स कैसा है, इंटरनल ये पूरा पार्ट देख के जाइएगा। तो इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दैट इज हर एक रिस्क को ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव है क्या, पोटेंशियल रिस्क कब हो सकता है, कैसे हो सकता है। प्लस उसके बाद इवेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है, हर एक रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है, व्हाट आर द इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके हिसाब से। प्लस फिर अदर चीज़ें आती है जो एक बैकएंड पे लगती है, लेकिन क्या क्या चीज़ें, जैसे रिस्क का असेसमेंट करना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एनालाइज करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इवेंट, फिर उसके लिए हमारे रिस्पॉन्सेस, ओके, रिस्क के रिस्पॉन्सेज हमारे कैसे थे, और क्या इसको कंट्रोल करने के लिए हमने कोई स्टेप्स लिए थे, तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या क्या है, एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन लेवल कैसे चल रहा है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है कि नहीं। और इन सब के साथ साथ 8 पैरामीटर्स यहाँ पे लिखा नहीं है, 8 पैरामीटर्स इज मॉनिटरिंग, ठीक है। और एग्जाम में ऐसा डायग्राम बनाना चाहो तो डेफिनेटली आप बना सकते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, देन हाँ, इन्फोसिस का केस स्टडी था, दैट इज वाटर मैनेजमेंट के बारे में केस स्टडी था। तो इसके अंदर मेरा रिकमेंडेशन है आप स्पेशली ये पार्ट याद करके जाइएगा, मॉनिटरिंग वाटर स्कैर्सिटी। तो इन्फोसिस ने अपने केस स्टडी में वाटर मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल फॉलो किया था, उसमें उन्होंने सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से या ERM पॉलिसीज के हिसाब से क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया था। तो उन्होंने जो वाटर बेड था पिछले 10 साल का, वो कैसे होगा, वाटर टेबल इंडेक्स कैसे था, रेन फॉल्स कैसे हुई थी, स्टोरेज कैपेसिटी कहाँ पे बनाएंगे, अवेलेबल वाटर किधर होगा, फ्रेश वाटर कल्चर क्या था, और हाँ ये वाला पार्ट कि उन्होंने क्या क्या मेजर्स लिए थे। ये सारे मेजर्स हैं, ये सारे मेजर्स हैं जो उन्होंने लिए थे एक तरह का वाटर मैनेजमेंट करने के लिए। तो इट वाज अ वेरी गुड केस स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस आप साथ में ये ISO 31000 प्लीज पढ़ के जाइएगा, अनदर गुड टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO एक तरह का स्टैंडर्ड है जो बिजनेस एक्टिविटीज़, उसके प्लानिंग, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन प्रोसेसेस सबको गवर्न करता है। वो एनालाइज करता है कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरह है कि नहीं, वो आप किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, इन चीज़ों को देखता है। और ISO का पूरा स्कोप ही ये रहता है कि आप एक बिजनेस एंटरप्राइज ग्रो कैसे करें इन टर्म्स ऑफ बेस्ट ऑफ द सर्विसेज, बेस्ट ऑफ द क्वालिटीज, ठीक है। इसके साथ साथ आई वुड रिकमेंड ISO में ये वाला पार्ट भी जरूर देखे जाना, दैट इज मैनेजिंग रिस्क। तो रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, ISO का रिकमेंडेशन है रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या आपको एक्सेप्ट करनी है या अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इंक्रीज करनी है, कैसे रिस्क के सोर्सेज को रिमूव करना है, चेंजेस अगर होती है तो कैसे कैसे रिस्क आ सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को समझना है, एंड पार्टीज क्या क्या स्टेप्स ले सकती है इन रिस्क, वो सब चीज़ें देखनी है। ओके, देयर अबाउट अनदर टॉपिक जो आप प्लीज़ देख के जाइएगा, स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। रिस्क मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशल स्टेप्स में से एक आता है। ERM बेस्ड स्टेप है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का स्टेप है। यहाँ पे कंपनीज के बारे में स्टडीज़ की जाती हैं, ये समझा जाता है कि कंपनी किस तरीके से अपने ऑपरेशनल रिस्क को हैंडल करते हुए ऑपरेशंस को कंप्लीट करती है। एक स्ट्रैटेजी बनाने का मतलब होता है आप कई चीज़ें देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आपके कस्टमर्स की डिमांड क्या है, उसको कैसे मीट कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स के परसेप्शंस आपके बारे में क्या है, लीगल एरिया क्या है, रेगुलेटरी एरियाज क्या है, आपके सीनियर मैनेजमेंट इस बारे में क्या सोचते हैं, स्टेक होल्डर्स क्या कंसिडर करते हैं, और क्या कोई मर्जर अमालगमेशन ऐसा कोई इंटीग्रेशन का ऑप्शन है कि नहीं। तो स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट का ये पार्ट जरूर देखे जाना।
अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाला पार्ट भी जरूर देख के जाना, दैट इज कॉल्ड मेजरिंग एंड दिस वन. So how do you measure the risk in the strategic risk area? Strategic risk area में एक important statement ये आता है कि you can't manage what you can't measure. तो जब तक आप measure नहीं कर सकते तब तक आप manage नहीं कर सकते. तो ये एक की टेनेट है ERM का कि हर एक चीज़ को एक वैल्यू असाइन करो, एक मेजरमेंट असाइन करो. इसमें दो वैल्यू बहुत क्रिटिकल होती है, इकोनॉमिक कैपिटल एंड RAROC, दैट इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल. इकोनॉमिक कैपिटल मतलब जो मैं पैसा डाल रहा हूँ वो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के बाद भी मुझे मेरा कितना रिटर्न्स मिल सकता है. तो मेरा पैसा मुझे बिजनेस में ग्रोथ देगा कि नहीं देगा. प्लस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि जहाँ पे आप टैक्स फ्री रिटर्न्स ले पाओगे कि नहीं, किस तरीके से. देखो रिटर्न ऑन कैपिटल तो रहता ही है लेकिन उसके साथ रिस्क भी जुड़ा है, तो इस बार रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा वो स्टेप्स भी देखने होते हैं. ठीक है. और कमिंग टू दी अदर पार्ट, यस इस बार रिस्क मैट्रिक्स को थोड़ा ध्यान से देख के जाइएगा. रिस्क मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक तरह का रिस्क, यू कैन से रिस्क एंड कंट्रोल असेसमेंट प्रोसेस, जहाँ पे हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क. ऐसा हुआ तो द लाइकलीहुड ऑफ रिस्क, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के किस तरीके से हम ऑपरेशंस को ख़त्म करेंगे, हाउ डू वी डिज़ाइन द रिस्क. और इसके अंदर फिर हम लोग अलग अलग क्राइटेरियाज डी डालते हैं, मतलब ज़्यादा कम, द ग्रॉस लेवल, द इनहेरेंट लेवल, द रेसिडुअल लेवल, जिसको हम लोग हाई मीडियम लो लेवल बोलते हैं. उसको कई कलर रेटिंग भी देते हैं, जैसे हाई हुआ तो रेड कलर, और अगर मीडियम हुआ तो एम्बर कलर, लो हुआ तो ग्रीन कलर का रिस्क. ओके, सो ये सारे पार्ट्स आप ज़रूर देख के जाइएगा लिस्ट के साथ साथ. तो ओवर हियर यहाँ पे आके चैप्टर ख़त्म होता है. एंड आई रिकमेंड प्लीज़ इन टॉपिक्स को प्लीज़ ध्यान से देख के जाइएगा. इट इज़ अ वेरी गुड चैप्टर और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है. ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड.